वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5। हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि कैसे जो पाकिस्तान है उसके अंदर मिलिट्री और डेमोक्रेसी वर्क कर रही थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। सो एज यू नो कि पाकिस्तान पहले 1947 से लेकर 1971 तक दो पार्ट्स में था, यानी कि बीच में इंडिया था। वेस्ट में जो पाकिस्तान था उसे वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और जो ईस्ट में बंगाल के पास जो छोटा सा रीजन है उसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो वेस्ट जो है वो पंजाब से, सिंध प्रोविंस से और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कार्व होकर बनाया गया था, यानी कि इसके अंदर ये जगहें प्रेजेंट थी। और जो ईस्ट पाकिस्तान है उसे हमारे इंडिया के असम और बंगाल को कट करके बनाया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन जाएगा। ऑलराइट, सो वी आर लुकिंग एट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे उर्दू बोली जाती थी, और यहाँ पे जो जनरल थे उस समय पर जब ये ट्रांजिशन होगा ईस्ट पाकिस्तान टू बांग्लादेश, तब जनरल याया खान थे और यहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा था। और जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पे बांग्ला बोली जाती है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फेमस और प्रोमिनेंट पर्सन है जिनकी वजह से बांग्लादेश की फॉर्मेशन होगी, वो है शेख मुजिब उर रहमान। याद रखेंगे, शेख मुजिब उर रहमान, जो कि अवामी लीग से थे। सो नाउ वी विल सी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। जो शेख मुजिब उर रहमान वाला ईस्ट पाकिस्तान है वो क्यों डिमांड कर रहा है कि हमें एक तरह से वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेशन को नहीं झेलना। तो द ईस्ट पाकिस्तान यूज टू रिजेंट द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू। आपने देखा वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग उर्दू बोलते थे, तो वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्ला स्पीकिंग पीपल के ऊपर उर्दू को इम्पोज करते थे। देयर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट। देन देर वॉज द डिमांड ऑफ राइट टू प्रैक्टिस बंगाली एंड बंगाली कल्चर। ठीक है, कि हमें अपना जो बंगाली कल्चर है और जो बांग्ला भाषा है उसे प्रैक्टिस करने का राइट दिया जाए। देयर शुड बी फेयर रिप्रेजेंटेशन। ये वाला पार्ट आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे जो बांग्लादेश है वो मुजिब उर रहमान को अरेस्ट कर लेती है जब मुजिब उर रहमान इलेक्शंस में जीत जाते हैं। और दे वांटेड सम ऑटोनॉमी, अपने रीजन को चलाने की पावर्स उन्हें चाहिए थी कि वेस्ट पाकिस्तान हमें थोड़ी पावर्स दे कि हम अपने रीजन को अपने आप जो है गवर्न कर सके। राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मुजिब उर रहमान का, कि अब क्या होता है कि मुजिब उर रहमान वो एक ऐसे इंसान है, लीडर है, हु लेड पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। इन्हें था कि हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो 1970 में एक इलेक्शन होते हैं जहां पर सारी सीट्स ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को मिल जाती हैं, यानी कि मुजिब उर रहमान जीत जाते हैं। और वैसे भी जो वेस्ट पाकिस्तान है ना, जैसे आपको पता है ये ईस्ट पाकिस्तान है, ये यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान है, बीच में हमारा इंडिया है। यहाँ पर तो सारी सीट्स जो है मुजिब उर रहमान जीत जाते हैं, और ओवरऑल भी मुजिब उर रहमान ही जीत रहे होते हैं। कि वेस्ट पाकिस्तान में भी मेजॉरिटी किसकी बन जाएगी, टोटल मेजॉरिटी किसकी बन रही थी, मुजिब की। राइट, और इसकी वजह से जो आपके लीडर है कंट्री के, पाकिस्तान के, वो कौन बनने चाहिए थे, मुजिब। ठीक है, आप ऐसे ना समझना कि ये अलग अलग कंट्रीज है ईस्ट और वेस्ट, ये एक ही कंट्री है पाकिस्तान। पर वैसे हम, क्योंकि ये दूर दूर थी इसलिए हम इन्हें दो दो नाम दे दिए हमने। ठीक है, तो पाकिस्तान का ओवरऑल जो लीडर बनना था वो मुजिब उर रहमान थे। So he secured the majority in the proposed constituent assembly, whole Pakistan. He was dominating the western Pakistani leadership also. So अब क्या होता है कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान की जो डोमिनेटिंग लोग हैं
वो क्या, जैसे कि याया खान, उन्होंने क्या कराया कि हम आपको यहाँ का लीडर नहीं बनने देंगे। दे रिफ्यूज टू कन्वीन द असेंबली एंड दे अरेस्टेड मुजिब उर रहमान। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो मुजिब उर रहमान के सपोर्ट में लोग खड़े हो रहे थे उन्हें सप्रेस करना शुरू कर दिया। नाउ वी विल सी कि होता क्या है एंड रिजल्ट, जब मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सो देयर वाज कन्फ्रंटेशन और एक वॉर होगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब आप सोचोगे कि इंडिया बीच में कहाँ से आ गया, पाकिस्तान का मसला है, तो वही हम समझेंगे। अब क्या होता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान वाला रीजन है पाकिस्तान का, वहां पर वेस्ट पाकिस्तान के सोल्जर्स जो हैं वो हजारों ईस्ट पाकिस्तानीज को मारते हैं। सो थाउजेंड्स वर किल्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। अब क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे आपका वेस्ट पाकिस्तान है। अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सप्रेशन चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, यहाँ से लोग जो है, जब आपको पता है जब भी वॉर होती है तो वहाँ के लोग जो है वो दूसरी कंट्री में रिफ्यूज लेने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरे रीजन में जहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में 80 लाख रिफ्यूजी जो है ईस्ट पाकिस्तान से आ जाते हैं। इंडिया बहुत ज्यादा बर्डन्ड हो जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है। पर फिर भी जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाली कंट्री है हमारी, इसलिए वो क्या करती है, ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। सो इंडिया सपोर्टेड द ईस्ट पाकिस्तान मिलिट्रली एंड फाइनेंशियली फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान को इस बात से परेशानी हुई कि इंडिया जो है वो हमारे मसले में क्यों पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि अब पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर इसके सोल्जर्स ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, ईस्टर्न पाकिस्तान में मतलब लोगों को मारा जा रहा है। अब क्या होगा कि जो इंडिया के सोल्जर्स हैं वो सारी तरफ से पाकिस्तानी सोल्जर्स को ऐसे कवर कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि देयर वाज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971। क्योंकि आपको याद रखेंगे कि 1970 में तो अभी इलेक्शन हुए हैं, तो अगले ही साल और बिल्कुल लास्ट के महीने में दिसंबर 1971 में वॉर होती है। तो अब क्या हुआ कि चारों तरफ से जब कवर कर लिया हमारे सोल्जर्स ने इन्हें, तो फिर इन्हें सरेंडर करना पड़ा। सो द Pakistani army surrendered in East Pakistan, so that's why it led to the formation of Bangladesh. तो अभी हम आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। हमने ये सारी हिस्ट्री पढ़ी है कि कैसे बांग्लादेश जो है उसकी फॉर्मेशन हुई और वो पाकिस्तान से अलग हो गया। तो अब इंडिपेंडेंस मिली है, सो द बांग्लादेशी पीपल विल मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के 3 फीचर होने वाले हैं। सेक्युलरिज्म, मतलब सारे धर्मों को इक्वली हम लेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे एक धर्म को सबसे ऊपर रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। एवरीवन विल बी इक्वल। उसके बाद जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर बेस्ड होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब से हम डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे एंड वी विल बी फॉलोइंग सोशलिज्म। रफली सोशलिज्म क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एफर्ट्स करती है पुअर लोगों के लिए, ताकि पुअर लोग जो हैं वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो पा सके। तो SSD ये 3 फीचर्स थे। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि जो शेख मुजीबुर रहमान है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया ऑफ कोर्स, वो जो है इस समय पर बहुत ही गलत स्टेप उठाते हैं लोगों के लिए। अपने लिए बहुत अच्छा स्टेप था। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जो है अपने प्रॉफिट के लिए 1975 के अंदर एक अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे एक पार्लियामेंट है, बहुत सारे लोग चुनकर आए हैं और वो उन सभी के वोट से ही कोई लॉ बनेगा। पर अब एक ऐसा सिस्टम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इम्पोज कर दिया गया है जहां पर जो प्रेसिडेंट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, प्रेसिडेंट यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। एंड ही ऑल्सो अबॉलिश्ड ऑल द पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन, दैट वाज अवामी लीग। कोई और पार्टी नहीं होगी अब बांग्लादेश में। इसकी वजह से बहुत सारे टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। अब होता क्या है कि
जो मुजिब हैं उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है, यानी कि मर्डर कर दिया जाता है इन अगस्त 1975। आप देख रहे हो कि उसी साल जब इन्होंने ऐसा स्टेप उठाया, डेमोक्रेसी से अपना रूल चालू करने की कोशिश की, तो लोगों को पता है कि वी हैव वर्कड सो हार्ड टू गेट दिस फ्रीडम, टू गेट डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो ये लोग जो हैं, जो लीडरशिप है वो क्या कर रही है, तो इसकी वजह से उनकी असैसिनेशन हो जाती है इन अ मिलिट्री अपराइजिंग। अब उसके बाद हम थोड़ी सी और आगे की लीडरशिप के बारे में जानेंगे कि जो बांग्लादेश है उसमें कौन कौन से लीडर्स थे। ठीक है, मुजिब उर रहमान जो है वो अगस्त 1975 में उनकी जो है मर्डर कर दी जाता है, हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आते हैं जियाउर रहमान। ठीक है, रहमान। अब क्या होगा कि ये जो है ये मिलिट्री रूलर ही थे नए, और ये 1979 के अंदर इलेक्शन जीते थे, और इन्होंने अपनी एक न्यू पार्टी बनाई थी। ये तो अवामी लीग से थे, पर जियाउर रहमान जो है वो बीएनपी से थे, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ठीक है, इनको भी असैसिनेट कर दिया जाता है लोगों द्वारा। उसके बाद जो आते हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद। अब आपको लेफ्टिनेंट देखकर और जनरल देखकर पता चल गया ये मिलिट्री टेक ओवर ही था। ठीक है, यहाँ पर जो है अब इनके टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए डिमांड उठाई। ठीक है, कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए अपनी कंट्री के अंदर। तो आप देख सकते हो कि जो आपका कंट्री है उसकी जो मेन जान है, जो मेन जोश है, वो यूथ के अंदर बहुत ज्यादा होता है। सो वी पीपल एज स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हम सब कुछ समझें और अपनी कंट्री के अच्छे के लिए काम करें। तो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इन्होंने एच.एम. इरशाद के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए डेमोक्रेसी के लिए। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, एच.एम. इरशाद ने पॉलिटिकल एक्टिविटी थोड़ा शुरू कर दिया कंट्री में। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट जो है वो चुनवा लिया 5 साल के लिए, कि टू गिव अ नेम ऑफ डेमोक्रेसी, कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, देखो मैंने इलेक्शन करवाए थे तो मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। अब क्या होता है कि मास पब्लिक मूवमेंट होती है और इरशाद को 1990 में बाहर कर दिया जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप देखोगे 1991 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, जब क्या होता है कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो जाती है, एंड होती है ना इस साल में। तो 1991 में जब कोल्ड वॉर एंड हुई थी तभी जो है बांग्लादेश में मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू हुआ था। तो आप देख सकते हो 1991 से लेके आज तक वहां पर डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी सिस्टम काम कर रहा है बांग्लादेश में, एंड देयर इज नो मिलिट्री टेक ओवर। सो वी रेड ऑल अबाउट बांग्लादेश। अब हम जाएंगे नेपाल, विच इज अनदर साउथ एशियन कंट्री, और यहाँ पर मोनार्की और डेमोक्रेसी है। अभी तक हम मिलिट्री और डेमोक्रेसी के बारे में बात करते आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में, पर अब यहाँ पे मिलिट्री नहीं है, यहाँ पर क्या है, मोनार्की है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो नेपाल है वो बिल्कुल हमारे पास है, और वहाँ पर बहुत टाइम से एक हिंदू किंगडम जो है वो वहाँ पे रूल करती थी। फिर कुछ समय के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गई ये हिंदू किंगडम, यानी कि नेपाल जो है उसके अंदर राजा रानी तो हैं, पर साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है जिसके अकॉर्डिंगली जो राजा हैं वो काम करेंगे, राइट। अब क्या हुआ कि पीपल वर वेरी ईगर टू हैव दी ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो कि हमारी बातों को समझे एंड अकॉर्डिंगली काम करें। बट द किंग वॉज नॉट सो गुड पर्सन। ठीक है, वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करके रखते थे, एंड ही ऑलवेज ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द डेमोक्रेसी बाय द यूज ऑफ नेपाली आर्मी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1990 देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। जैसे आपने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा कि कैसे 1990 में जो बांग्लादेश है वहां पर भी इरशाद को बाहर किया गया था 1990 में, वैसे ही यहाँ पर भी डेमोक्रेसी की मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। अब जो किंग है आपके वो जो है डेमोक्रेसी को थोड़ा सा दे देते हैं लिमिटेड रूप में, पर यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो बहुत कम समय के लिए और बहुत ही ज्यादा ट्रबल्ड करियर को फेस करके बढ़ती है। ठीक है, तो मतलब कि ट्रबल्ड करियर यानी कि बहुत ज्यादा आसानी से ये चीज को अपनाया नहीं जा रहा था। और उसी समय पर 1990s में क्या हो रहा था, एक आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही थी
नेपाल के अंदर, जो कि थी माओइस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, दैट वाज स्प्रेडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि दीज आर द पीपल हु वांटेड आर्म्ड रिसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्च एंड रूलिंग एलीट। मतलब कि इनका कहना था कि हम मिलिट्री को यूज करके इस मोनार्च को यानी कि राजा को हटाएंगे, ठीक है, और दोबारा से सारी कंट्री में जो सिस्टम है उसे रीस्ट्रक्चर करके पुअर लोगों के लिए काम किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ग्रुप खड़े हो गए हैं। एक है कि जो कि डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, एक है मोनार्किस्ट फोर्सेस, मतलब अमीर लोग जो कि राजा को सपोर्ट करते हैं और राजा खुद, इनके साथ आर्मी भी है। और एक हो गए माओइस्ट जो कि कहते हैं कि हमें इनके खिलाफ जो है हथियार लेकर इन्हें खत्म करना होगा और अपनी कंट्री में एक नया सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्या होता है 2002 में, क्या होता है, जो किंग है वो एक बहुत गलत स्टेप उठा लेते हैं लोगों के लिए अगेन, ठीक है। गलत अपने लिए कोई नहीं करता है ना, सभी अपने प्रॉफिट को देखते हैं, दूसरों के लिए गलत किया जाता है। तो किंग ने 2002 के अंदर नेपाली लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या किया, ही अबॉलिश्ड द पार्लियामेंट एंड ही डिसमिस्ड द गवर्नमेंट, ठीक है। जो छोटे स्केल पर हमने पढ़ा डेमोक्रेसी आई थी वो 2002 में बिल्कुल खत्म कर दी गई। अब 4 साल बाद क्या होता है, देयर वाज मैसिव प्रोटेस्ट इन नेपाल, राइट। तो अप्रैल 2006 यानी कि 4 साल बाद देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रोटेस्ट्स, जिसमें 3 लोग शामिल थे, यानी कि 3 लीडर्स थे। एक थे 7 पार्टी अलायंस के लोग, एक पार्टी है ये एसपीए, ठीक है, दूसरे थे माओइस्ट और तीसरे थे सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है। जो ये माओइस्ट है वो कह रहे थे देयर इज अ नीड ऑफ रेडिकल सोशल एंड पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब हमें एकदम से रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है अपनी कंट्री में। पर एसपी कह रही थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कई लोग जो सोशल एक्टिविस्ट के पार्ट थे वो कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, हम डेमोक्रेसी ले आएंगे पर नॉमिनल नाम पर, सिर्फ नाम के लिए ही हम राजा को रख लेंगे, मोनार्की को रख लेंगे, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री से चले आ रहे हैं, ठीक है। पर ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है जो राजा एक बारी डेमोक्रेसी देकर फिर से 2002 के अंदर सब कुछ खत्म कर देता है, वो नॉमिनल नाम पर भी शायद आर्मी को यूज करके कुछ कर सके, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि अब 2006 में क्या हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुए, पीपल वर हैप्पी, क्योंकि किंग को क्या करना पड़ा, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसे रिस्टोर करना पड़ा। यानी कि जो आपका जैसे हमारी कंट्री में लोकसभा है वैसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नेपाल का उसे रिस्टोर करना पड़ा, जो पार्लियामेंट को खत्म किया था उसे दोबारा से लाना पड़ा। अब क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है और 2008 के अंदर जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है, ठीक है। और 2015 में नेपाल को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो आप देख सकते हो कि कैसे नेपाल जो है वो मोनार्की से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ। 1990 का प्रोटेस्ट आपको पता होना चाहिए, 2002 का किंग का एक्शन पता होना चाहिए, 2006 में फिर से जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर 2 साल बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाना, ठीक है, जहां पे डेमोक्रेसी हो और जहां पर जो हेड है हमारा कंट्री का उसे कोई ओवरथ्रो नहीं कर सकता, ना ही कोई अंदर से ना ही कोई बाहर से, दैट इज नोन एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया नेपाल का। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।